नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता भाग 4। ललिता से संबंध उसका सचमुच हो चुका था। यथार्थ में शेखर के सामने यह एक विशाल एवं कठिन समस्या थी। उसको पता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद इस कार्य के लिए न राजी होंगी। उसे अब कोई मार्ग न सूझ पड़ता था। ओ, फिर क्या किया जाए, कहकर शेखर गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया, लिखाया और सभी शिष्टाचार की बातें सिखाई थीं। ललिता ने एक बार अपना धर्म समझकर फिर उसका त्याग न किया। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए आज संध्या समय अंधेर में निसंकोच वह शेखर के निकट मोह से मोह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरींद्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर पाएगा। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में आग प्रज्वलित हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर सोचने लगा कि माला पहनकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्षस्थल से लगाकर उसके अधरों की सुधा रस का भी पान किया। ललिता ने किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली। इस कार्य में वह अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अपना धर्म पति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे किसी को बताएगा। किसी के सामने वह मुंह भी न दिखा सकेगा। वास्तव में बात यह भी कि माँ बाप की राय बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था, इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरींद्र के साथ ललिता की शादी नहीं होने का कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर के बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? शेखर ने असंभव समझ कर ललिता को पाने की आशा छोड़ दी। कई दिन उसे डर अनुभव होता रहा। वह एकाएक सोचने लगता कि कहीं ललिता आकर सब बातें कहकर भंडा फोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को ये बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की चर्चा ललिता के घर में नहीं हुई और न कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय के लिए आया। शेखर के कमरे के सामने वाली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखाई देती थी, जिससे उसकी निगाह ललिता पर न पड़े। परंतु एक माह बिना किसी कहा सुनी के बीत गया तो उसने थोड़ा आराम अनुभव किया और मन में विचार करने लगा। स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर नहीं प्रकट करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए, पर उसकी जुबान नहीं हिलती। शेखर के हृदय में इन बातों ने स्थान पा लिया। इस प्रकार औरतों के हृदय की कमजोरी, लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बारंबार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डांवाडोल क्यों रहती है? इस डर के निकल जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों उठती है? ललिता क्या कुछ न कहेगी? वह किसी दूसरे के संग ब्याहे जाने पर पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी। ललिता का ब्याह हो गया है और प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है, और सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों लग जाती है। उसका क्रोध क्यों सीमा को पार कर जाता है। शेखर अपनी खुली हुई छत पर नियमन पूर्वक नित्य टहला करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न पड़ा। केवल अन्नाकाली किसी काम से वहां आई थी, परंतु शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था कि उसे पुकारे या ना पुकारे। इसी बीच वह आंख के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्नाकाली को भी हो गया है। इसी उधेड़-बुन में एक माह और बीत गया। एक दिन भुवनेश्वरी ने बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच में ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, नहीं तो माँ। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी ने कहा, करीब 2 माह बाद उसको मैंने छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है। अब वह ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है। चेहरा उदास तथा सूखा हुआ है। देखने में उसकी उम्र बहुत प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 14 की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। वह मैली तथा फटी साड़ी पहने थी, किनारी में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी, क्या कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया थे, परंतु मुझे उसके इस उत्तर से जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई
साड़ी उसने कभी नहीं पहनी, उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 मास से मैंने उसे एक भी साड़ी नहीं दी है। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से मानो शब्द ही न निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने धोती से पोंछ डाला। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि वह ललिता को अपनी सगी पुत्री के सदृश समझती थी। शेखर अवाक सा दूसरी तरफ देखता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी ने फिर कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। खाने का समय होने पर यदि वह भूखी होती थी तो भी किसी से मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही रुकती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ कि न वह अपने दुख को किसी से कहती है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वह नाम मात्र को मुझे माँ नहीं कहा करती थी, बल्कि वह मुझको वास्तविक माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुंह उठाकर न देख सका। नीचे मुंह किए हुए बैठे माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुलाकर दे देना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब वह क्यों लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है। साथ ही मैं भी कौन सा मुंह लेकर उसके यहाँ जाऊं? यदि गुरुचरण बाबू ने दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्धि कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल पराया बना दिया है। दुख में पड़कर गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदल दी है। इस कार्य के कारण तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब तकाजा सवार। मेरी समझ में तो गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने पर मनुष्य मनचाहा काम करने का अधिकारी होता है। गिरींद्र उनके लिए हम लोगों से बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता की शादी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन बिताएगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का ब्याह अगले माह ही है? भुवनेश्वरी, सुना तो ऐसा ही है। शेखर ने और कुछ नहीं पूछा। माँ कुछ देर चुप रही, कहने लगी, ललिता ने बताया था कि उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी कैसे? वैसे हार्दिक शांति नहीं है, फिर घर की हाय और भी बुरी। उसके मकान में तो सदैव शांति का डेरा है। कुछ समय बाद माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछौने पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचार मग्न हो गया। शेखर का मकान एक पतली गली में था। उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटरें पास होने में बड़ी दिक्कत होगी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी गुरुचरण बाबू के घर के सामने खड़ी हुई। रास्ता रुके होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर उसे मालूम हुआ कि गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर आए हैं। कई दिन पहले ही उसने गुरुचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसीलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वह गुरुचरण बाबू के घर चला आया और सीधे उन्हीं के कमरे में गया। गुरुचरण बाबू निर्जीव से चारपाई पर पड़े थे। तब ललिता और गिरींद्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर रोग का निरीक्षण कर रहे थे। धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने शेखर को बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर को भली भांति जानते थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरींद्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस दी। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरींद्र से कहा, काफी सतर्कता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र ले जाया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर तथा गिरींद्र अंदर आए। ललिता ने गिरींद्र को इशारा देकर अपनी तरफ बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। शेखर बाबू का मुंह इस समय दीवार की तरफ था, इसीलिए शेखर का दोबारा वहां लौटकर आना वे नहीं जान सके। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने पर शेखर को ऊब सी मालूम हुई और वह उठकर अपने घर चला गया। ललिता तथा गिरींद्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से पता चल गया था कि ललिता चाहती है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े उतारते हुए उसे हजारों बार यही बात याद आई कि गिरींद्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं है।
ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने कपड़े उतारे और आराम कुर्सी पर बैठ गया। वह अब भी उन विचारों में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरीन्द्र को अपने पास बुलाकर काफी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर अब उसका कोई भी नहीं है और गिरीन्द्र ही उसका सगा है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी ठेस लगी। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो भी प्रेम शेखर के हृदय में था, घृणा के रूप में बदल गया। गिरीन्द्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने विचारा कि कहीं उसकी गुप्त बातें तो नहीं हो रही थीं। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा आ गई, परंतु मन में ढाढ़स पैदा कर वह विचार करने लगा कि ऐसा संभव नहीं। यदि वे बातें होती तो अब तक भयंकर दृश्य सामने आ उपस्थित होता और इसके लिए शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एकाएक कमरे में मां के आने की आहट से शेखर की विचारधारा खंडित हुई। उन्होंने कहा, शेखर तुमको क्या हुआ? बेटा, अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया। जा रहा हूं, कहता हुआ शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट मां न जान सके, इसीलिए तुरंत मुंह घुमाकर नीचे चला गया। ललिता की इन्हीं तमाम बातों पर शेखर कई दिन तक विचार करता रहा और अभिमानवश अपने मन में विरक्ति के भावों का संचयन करता रहा। वह शेखर की भूल और ज्यादती थी। केवल यही बात वह न सोचता था कि वास्तव में दोष तथा इनकी जड़ कहाँ पर है। उस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं फेंची। निर्लज्ज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बातें करने के लिए तैयार थी। उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। अपनी हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भुन रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के सारे पुरुष सभी दोष नारी के ऊपर अभिमान पूर्वक मरकर एक तरफा फैसला करते हैं। बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर खाक कर देते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जला करते हैं। पुरुष सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अबला समझते आए हैं, इसलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। यह ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीता। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को तपा रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई। यह देखकर कि अन्ना काली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। बैठने के पश्चात अन्ना काली ने कहा, शेखर भैया, हम लोग कल चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आई हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने में हमने किए होंगे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। शेखर तुरंत ताड़ गया कि यह अन्ना काली नहीं बल्कि और ही कोई उसके मुंह से बोल रहा है। इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगी? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मुंगरे ले जाएंगे, वहीं पर गिरीन्द्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर भी न हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं है। अब उनका क्या हाल है? अब कुछ ठीक है? अन्ना काली ने यह कहकर बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताईजी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही, फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के समीप आई। अपने आंचल से ताली खोलकर रखते हुए कहने लगी, यह अलमारी की चाबी अब तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ नहीं कहा बल्कि उसकी ओर देखता रहा। अन्ना काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जीजी, बहुत देर हो रही है। ललिता के कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना काली से कहा, अन्ना काली जा माँ से पान लिया। लेकिन ललिता ने जाने से मना कर दिया और बोली, तू यहीं रहे, मैं ले आ रही हूँ। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई और पान लाकर अन्ना काली को दिया कि शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठा रहा। अच्छा, अब जाती हूँ, यह कहकर अन्ना काली ने शेखर के निकट आकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, किंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गई। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और कुछ कहना चाहती थी, कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं जानता था। शेखर ललिता से बहुत कुछ कहने का इच्छुक था, पर मौका ही न पा सका। अन्ना काली को वह शायद इसीलिए साथ लाई थी कि इस विषय में कोई बात न हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय की बात छिड़े, वह शायद पिछली बातें भूल जाना चाहती है। यह सोचकर वह कटी पतंग की भांति लड़खड़ाया हुआ अपने बिस्तर पर गिर पड़ा
उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति समा ही रही थी। आज की इस घटना से उसका हृदय और दुखी हो उठा। लगभग 1 वर्ष बीता। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी स्वास्थ्य को कोई लाभ न पहुंचा और वह इस संसार को छोड़कर चल दिए। गिरीन्द्र उनको बहुत मानता था और उसने उनकी सेवा करने में कसर नहीं रखी। आखिरी दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य की भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे। अपनी इस घनिष्ठता को आत्मीयता का स्वरूप दे दे। इसका संकेत था कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरीन्द्र से कहा, यदि मैंने यह सुखदायी नाता अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, यह याद रखना कि मेरी इस इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। गिरीन्द्र ने खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने की खबर भी उन्हीं से मालूम हुई थी। एक दारुण घटना शेखर के घर में भी घटी। एकाएक नवीन बाबू भी यह परलोक सिधार चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उनमें उन्माद समा गया। वह अपने चित्त की शांति के लिए एक घर का काम काज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी चली गई। जाते समय यह कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय सूचित करना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। ब्याह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक शेखर का ब्याह हो गया होता, परंतु एकाएक नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल उन्होंने आकर तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह हो जाएगा। शेखर अपनी मां को लिवा लाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की याद आई। उसका सब काम ललिता ही किया करती थी। ललिता को गए हुए लगभग 3 साल गुजर गए। इस बीच में शेखर को उसका हाल चाल न प्राप्त हो सका। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इस ओर उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वह ललिता का समाचार पढ़ने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी, उसकी शादी कैसे हुई, भली प्रकार हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दुख तो नहीं है। यह सब बातें जानने को वह व्याकुल हो उठा। गुरुचरण बाबू के कलकत्ता वाले मकान के सभी किराएदार घर छोड़कर चले गए हैं। मकान खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया कि वह गिरीन्द्र का हाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना भूलकर उसने संदूक खुला पड़ा रहने दिया और झरोखों से बाहर की ओर झांकता रहा। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अन्ना काली की माँ बुला रही है। दासी ने गुरुचरण बाबू का मकान बताते हुए कहा, हमारी पड़ोसिन अन्ना काली की माँ कल रात को बाहर से आई हैं, वही हैं। शेखर, अच्छा जी, मैं अभी आया। इतना कहकर वह नीचे आया। दिन समाप्त होने पर आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वह बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में उसके आंसू निकल आए। दिन समाप्त हो गया। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर ठहर कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसीलिए शेखर ने उस 17 वर्षीय पराई नवधू की ओर निगाह नहीं की और न खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देख पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता दुबली पतली हो गई है। उस विधवा ने चीखना समाप्त करने के बाद जो कुछ कहा वह इस प्रकार है, वह चाहती है कि अपना मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। घर को शेखर के पिता पहले ही से खरीदने के इच्छुक थे, अतः टीक दान देकर शेखर मकान को ले ले तो उसे अति हर्ष होगा। कारण यह कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और उसके लिए उसे मोह तथा क्षोभ न रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ आने पर उसको 2-4 दिन ठहरने के लिए आश्रय तो मिल जाएगा। यह सुनकर शेखर ने कहा कि इस काम के लिए वह अपनी माँ से कहेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी आएंगी? शेखर, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए जाने वाला हूँ। ललिता की मामी ने सभी बातें धीरे धीरे ज्ञात कर लीं। शेखर का ब्याह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितना गहना दिया जाएगा,
नवीन बाबू का देहांत कब हुआ? दीदी कहाँ है? यह सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने मालूम कर ली। इस बातों के समाप्त होने तक चांदनी छिटक आई थी। गिरींद्र इसी समय नीचे उतर कर आया और शायद वह अपनी बहन के पास गया। शेखर से गुरुचरण बाबू की स्त्री ने पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? स तरह के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा कि इस बार में उसे जरा भी संदेह नहीं है। गिरींद्र से उसकी काफी बातें हो चुकी है और वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस घने अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ। क्या उन्हें बहुत शोक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण उसने शरीर को अपवित्र समझा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलंब था। ललिता की याद को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम में आग लगा दी। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं शेखी भरी बातों से उसके शरीर में आग लग गई। 12 माह को लेकर शेखर वापस आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। तो 3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज उठाकर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को न थी कि ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर माँ को पुकारते ही चौकन्ना हो गया। ललिता ने सिर झुकाकर काम जारी रखा। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा? जिसलिए वह अंदर माँ के पास आया था उस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ वह झट वहां से चला गया। ललिता की ओर भरपूर नजर न डाल सका था, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथों में कांच की दो चूड़ियां पड़ी थीं। शेखर ने शुष्क मुस्कान में कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता था कि गिरींद्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री की इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी संध्या समय की बात है, जब वह तेजी से नीचे जा रहा था। उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु शेखर के पास पहुंचते ही धीमे स्वर बोली, तुमसे कुछ बात कहनी है। शेखर ने आश्चर्यचकित हो पूछा, किससे कहनी है? क्या मुझसे? ललिता, हाँ, तुम्ही से कहनी है। शेखर, कौन सी बात मुझसे कहने के लिए शेष रह गई? ललिता चुपचाप सुन्न सी उसी स्थान पर खड़ी फिर गहरी सांस छोड़कर धीरे धीरे चली गई। दूसरे दिन शेखर अपनी बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच ज्यों ही सने अपनी दृष्टि ऊपर फेंकी तो दिखाई पड़ा कि गिरींद्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरींद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने नमस्कार किया और अखबार को एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी। गिरींद्र ने काम की बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष के लिए आज आपको कष्ट देने आया हूँ। मेरी सास जो चाहती है वह तो आपको पता ही है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने की है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूँ। इस घर का जितना शीघ्र तोड़ ताड़ हो जाए वह मुंगेर इसी माह में वापस चली जाए। गिरींद्र को देखते ही शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ हुआ था। गिरींद्र की बातें उसको अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब ठीक है, पर बाबूजी के मरने के बाद से बड़े भैया ही करता धरता है। उन्हीं की राय से सब कार्य होते हैं। उनके पास ही जाकर ये सब कहिए। मुस्कुराते हुए गिरींद्र ने कहा, यह बात हमको भी ज्ञात है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो अच्छा होगा। उसी भाव से शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरींद्र, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता हूँ, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक ध्यान दे दें तो सारा काम मिनटों में बन जाएगा। शेखर एक मोटे तकिए के सहारे बैठा हुआ बातें कर रहा था। गिरींद्र के ये शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक कर उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर सुनूं कि आपने क्या कहा। गिरींद्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर ललिता दीदी शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सका कि गिरींद्र ने क्या कहा। बड़ी उत्कंठा के साथ विह्वल भाव से गिरींद्र की ओर देखते हुए उसने पूछा, गिरींद्र बाबू, मुझे क्षमा करना,
आपका पानी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ। गिरींद्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते ही हैं। अन्ना काली के साथ मेरा विवाह। ललिता के मुंह से गिरींद्र को सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्ना काली के साथ शादी की बात न हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुचरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी न करूं। मैंने उनसे उस समय वादा किया था। उनके मरने के बाद ललिता दीदी ने सब बातें मुझे समझाकर कहीं कि वास्तव में किसी को यह मालूम नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित हैं या उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे सब बात को सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक ब्याह भी नहीं हो सकता। और क्या। शेखर की आंखों में पहले से आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुध भी न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे के सामने इस प्रकार आंसू बहाए। इस लज्जा का उसे अनुभव भी न था। गिरींद्र की ओर शेखर भौचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले से ही शंकित था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को आप चाहते हैं? गिरींद्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु शीघ्र ही अपने को संभालकर वह हंस दिया और प्रश्न के उत्तर में कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यारे कितना भी क्यों ना हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई ब्याह नहीं करता। खैर, जाने दे इन बातों को। मैं अपने से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरींद्र ने एक बार हंसकर खड़े होते हुए कहा, फिर मैं जा रहा हूं, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वह चला गया। शेखर पहले से ही गिरींद्र के प्रति द्वेष भाव रखता था। आजकल इस अवसर पर तो उस देश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया, परंतु आज गिरींद्र के चले जाने पर उसको, जहां पर गिरींद्र बैठा था, बार बार मस्तक झुकाकर वह प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है, हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर मां के बिछौने पर जा बैठा। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटा? पहले तो निरुत्तर होकर कपड़ों की ओर देखता रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, माँ यह क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा, कितने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे? इसी सब का इंतजाम कर रही हूँ। अभी तो और भी कपड़े मंगाने पड़ेंगे। क्यों बेटी ललिता? ललिता ने सिर हिलाकर समर्थन किया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो माँ? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो शेखर। तो फिर ऐसा ही समझिए माँ, व्यग्रता पूर्वक माँ ने कहा। यह कैसी अशुभ बात मुंह से निकाल रहे हो? अब ऐसी बात मत कहना। अब तक मैं चुप्पी साधे रहा माँ, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। काम सब भले ही सत्यानाश हो जाए, मेरे लिए अब चुप रहना कलंक होगा माँ। भुवनेश्वरी इन बातों का आशय न समझ सकी थी। वे शोकाकुल भाव से शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, तुमने अपने बेटे के अब तक के सभी गुनाह माफ किए हैं, यह भी एक गुनाह माफ कर देना। वास्तव में मैं यह शादी न कर सकूंगा। शेखर की इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु इस भाव को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ठीक है, इस समय मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने हंसने का समूह बनाकर सूखे स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ माँ, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह भी क्या बच्चों का खेल है बेटा? शेखर, यह बच्चों का खेल नहीं है। इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ माँ। इस बार सचमुच ही कुछ क्रोध करके भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बताया बात क्या है। इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे नहीं भली लगती हैं और न ही उन्हें समझ पाती हूँ। धीमे स्वर में शेखर ने कहा, किसी दूसरे दिन सुन लोगी। मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूंगा माँ, किसी दूसरे दिन कहेगा। कपड़ों को एक बार किनारे हटाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है। देखूं उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने मुंह उठाकर कहा, माँ, जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता क्या है? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर को हंसते देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी, इसकी बातें सुनती हो ना? यह समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूं तुमसे कह सकती हूँ, जहां चाहूं ले जा सकती हूँ। शायद वह तुम्हारी मामी से पूछने की भी जरूरत नहीं अनुभव करता। ललिता बिल्कुल चुप रही।
पर शेखर की बातचीत और भावों को देखकर वह शर्म के मारे जमीन के अंदर घंसी जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहती हो तो वह तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह कहता हूं कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे तनिक भी इनकार ना होगा। वह तुम्हारी बहू है माँ। यह कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र इतना परिहास, लेकिन अपने को संभालकर उन्होंने कहा, क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे धीरे बोला, बल्कि 4 वर्ष पहले की बात है। तुम उसकी सास हो माँ और वह तुम्हारी पुत्रवधू है। अधिक मैं कहने में असमर्थ हूँ माँ, तुम उससे ही सब पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से झुककर माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेककर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहां से चला गया। भुवनेश्वरी बड़ी ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल सगी पुत्री की ही भांति उसे समझती थी। खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया और उसके सामने गहने वाला संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से आभूषित कर दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण गिरीन्द्र का ब्याह नकाली से हुआ? ललिता ने सिर झुकाए कहा, हाँ माँ, इस संसार में गिरीन्द्र बाबू की भांति सत्य पुरुष होना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बातें बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं परिणीता हूँ। मेरे पतिदेव इस संसार में मौजूद अवश्य हैं, पर मुझे अपनाएं या ना अपनाएं यही उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरीन्द्र ने और आगे जानने की चेष्टा न की। भुवनेश्वरी बहुत ही प्रसन्न थीं। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यही ठहरो और मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बताऊं कि ब्याह की लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्नचित्त से अविनाश के कमरे की ओर चली गई और ललिता नई बहू की भांति सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।